खौफनाक तस्वीरों के साथ दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने। आपको इस बीच बता दें, एक्टर पंकज त्रिपाठी की बहन और जीजा के कार हादसे का ये वीडियो अब हम आपको दिखाएंगे। इस हादसे में पंकज त्रिपाठी के जीजा की मौत हो गई है। पंकज त्रिपाठी की बहन गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। धनबाद के पास हादसे का शिकार हुई कार की ये तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तेज रफ्तार कार किस तरीके से डिवाइडर में जा घुसी। और आपको इस बीच ये भी बता दें, एक्टर पंकज त्रिपाठी की बहन और जीजा के कार हादसे का ये वीडियो सामने आ चुका है, जहां हादसे में पंकज त्रिपाठी के जीजा की मौत हो चुकी है। बहन गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। धनबाद के पास ये कार हादसे का शिकार हुई। और अब मुंबई में तेज रफ्तार कार का कहर। तस्वीर आपके सामने होगी, कैसे कार सवार ने दो लड़कियों को जोरदार टक्कर मारी। सड़क पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। कार सवार फरार हो चुका है। हालांकि सीसीटीवी में कैद वारदात की ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घायल लड़कियां अस्पताल में भर्ती हैं। दो लड़कियां सड़क पार कर रही थी और उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी। तो बड़ी खबर है कि ईरान और इजरायल के एक दूसरे पर हमले के बाद दुनिया में 3 फुल स्केल वॉर फ्रंट खुल गए हैं। इजरायल और हमास के बीच पहले से ही जंग जारी है। इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच भी एक बड़ी खबर सामने आई है। और सवाल यह कि क्या रूस यूक्रेन जंग में अब नेटो से रूस की सीधी जंग शुरू होने वाली है। यूक्रेन को मिल रही मदद को लेकर पुतिन ने बड़ी चेतावनी दी है और उसी के तहत बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां आपको सबसे पहले बता दें कि ईरान के इस्फहान में नदांज एटमी सेंटर के पास हमले की सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में ईरानी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान की खबर है। कई ईरानी S-300 को तबाह करने का दावा भी किया गया है। एटमी सेंटर की सुरक्षा के लिए S-300 तैनात किए गए थे। इसलिए ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए, जहां हमले से पहले और हमले की बाद की ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि एक बड़ा सवाल कि इजरायली हमले से क्या बैकफुट पर ईरान। और इस्फहान शहर में ईरानी एटमी सेंटर के पास इजरायल के हमले को लेकर अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने जो खबर रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक अब इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। तो सवाल यही कि इजरायली हमले से क्या बैकफुट पर है ईरान। और आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक 19 अप्रैल की रात को इजरायल ने ईरान पर हमला किया और नतांज एटमी सेंटर के करीब हमले से ईरान अब सकते में है। इजरायली मिसाइल ने ईरानी रडार सिस्टम को चकमा दिया। इजरायल के एक्शन से ईरान किसी और हमले से पहले 2 बार अब सोचेगा। इजरायली हमले का संदेश, ईरान की सुरक्षा घेरा बेअसर करने में वो सक्षम। और साथ ही ईरान को मिले रूसी S-300 सिस्टम को इजरायल ने तबाह कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से ये बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन इस बीच ईरान इजरायल तनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने इजरायल के साथ खुफिया जानकारी साझा की है। हथियारों की डील पर ईरान और रूस में बातचीत हुई है। ईरान और रूस के बीच गोपनीय बातचीत को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान को रूस कई घातक हथियार देने की तैयारी में है। ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील को लेकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में इजरायल को क्या क्या बताया गया है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सीक्रेट डील को लेकर। इजरायल को यूएस ने अलर्ट किया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रूस ईरान के बीच हथियारों की डील आगे बढ़ी है। ईरान को रूस Su-35S Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर देगा। ईरान को रूस इस साल के अंत तक 24 फाइटर जेट Su-35S देगा। इसके अलावा रूस ईरान को Yak-130 जेट ट्रेनर और गोला बारूद भी करेगा सप्लाई। अब हथियारों की सप्लाई में तेजी के साथ जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, कई कदम उठाए जाने को लेकर बड़ा फैसला भी हुआ है। लेकिन ईरान पर इजरायली हमले के बाद अब हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की पहुंचा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है। हानिया के साथ खालिद मिशाल की मौजूदगी, ये तस्वीरें सामने आई है। हमास को तुर्की से सुरक्षित ठिकाना मिलने की
उम्मीद है। जहां आपको बता दें, कल ही आपको TV9 भारतवर्ष ने बताया था कि किस तरीके से अपने ठिकानों को बदलने की कोशिश में है हमास। नए ठिकानों की तलाश में ही हमास है। एक और बड़ी खबर उसी लिहाज से आपके सामने, क्योंकि ईरान पर हमले के साथ इजरायल, हमास और गाजा और वेस्ट बैंक में ऑपरेशन तो चल ही रहा है। इजरायल के आक्रामक रुख को देखते हुए अब हमास के टॉप लीडरशिप को अपनी सुरक्षा की भी चिंता सताने लगी है। हालांकि हमास की लीडरशिप सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है और इसी तलाश में हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की पहुंचा है। इस खबर की इंफॉर्मेशन इस लिहाज से आपके लिए समझना जरूरी है क्योंकि नए ठिकानों की तलाश में हमास है। इस्माइल हानिया ने एर्दोआन से मुलाकात भी की है। हमास अपना हेडक्वार्टर बदलना चाहता है। हमास का हेडक्वार्टर कतर से शिफ्ट हो सकता है और हानिया ने एर्दोआन से इसी सिलसिले में की है बात। हालांकि कुछ दिन पहले इस्माइल हानिया ईरान भी गया था और हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei से मुलाकात की थी। अब एर्दोआन की इस मुलाकात के मायने भी समझ लीजिए, क्योंकि एर्दोआन की मुलाकात हुई है हानिया के साथ। मुलाकात के मायने ये कि ईरान पर इजरायली हमले से हमास डरा हुआ है। हमास को अपने सभी कमांडर्स के मारे जाने का भी डर है और कतर में हमास का हेडक्वार्टर अब सुरक्षित नहीं है। हमास के पास सुरक्षित ठिकानों को लेकर विकल्प भी बहुत कम है और ईरान के समर्थित गुटों को खत्म करने का इजरायली प्लान का ही ये नतीजा है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स के ऊपर भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ईरान इजरायल में तनाव के बीच इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इजरायल का वेस्ट बैंक में भीषण हमला, ये बड़ी खबर है। जहां आपको बता दें, नूर अल शम्स शरणार्थी कैंप पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत की भी खबर है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय क्या दावे कर रहा है इस ऑपरेशन के बारे में, यही इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी। क्योंकि वेस्ट बैंक में इजरायली ऑपरेशन का एक और वीडियो सामने आया है, जहां बता दें इजरायली सेना की दक्षिण वेस्ट बैंक में फायरिंग की तस्वीरें आई हैं। इजरायली फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी है और फायरिंग में गोली लगने के बाद युवक गिर गया। ये तस्वीर देखिए। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना के हमले की ये इंफॉर्मेशन सामने आई है, जहां गाजा में इजरायली सेना की ये बड़ी कार्रवाई है और वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। हालांकि रामल्ला में नूर अल शम्स शरणार्थी शिविर पर हमले को लेकर खबर आई। हमास का दावा कि मारे गए लोगों में महिला और बच्चे भी शामिल है। इस ऑपरेशन में 10 हमास के लड़ाके मारे गए हैं, इजरायल की तरफ से दावा किया जा रहा है। और ईरान के हमले के बाद हमास के फिर से सक्रिय होने की भी आशंका है। हालांकि हमास के कई कमांडर गाजा और वेस्ट बैंक में एक्टिव हैं और हमास के जरिए ईरान इजरायल पर बड़े हमले भी करवा सकता है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। ये एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए एक तरफ ईरान और इजरायल के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने गाजा और वेस्ट बैंक में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब लेबनान के अंदर भी इजरायली वायुसेना ने हमला किया है। सीरिया में भी इजरायली सेना ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इराक में इजरायल ने ड्रोन से अटैक किया है। हमला बगदाद के पास सैन्य अड्डे के करीब हुआ है। इसलिए ये 5 मोर्चों पर इजरायल की जंग की ये बड़ी खबर। और 5 मोर्चों पर इजरायल की जंग के बीच इजरायल के तेल अवीव में जबरदस्त प्रदर्शन की अब आप तस्वीर देखिए, क्योंकि यहां सड़क पर उतर आए हैं लोग इजरायल सरकार के खिलाफ। फिर चुनाव और गाजा से बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर ये तस्वीरें देखिए। अब्राहम मुंदिर, इजरायल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिर चुनाव और साथ ही गाजा से बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर बड़ी खबर। अब एक और वॉर फ्रंट से अपडेट आपको दे दें, क्योंकि रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन के हमले को लेकर खबर है, जहां हाइमार्स से रूसी काफिले पर विध्वंसक अटैक हुआ है। आपको बता दें, हाइमार्स से हमले में रूसी S-400 तबाह हो गया है। यूक्रेन ने रूसी रडार को ध्वस्त किया है। और यूक्रेन को मिल रही मदद से गुस्से में रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक और बड़ी खबर बता दें, नेटो के खिलाफ रूस सीधी जंग की तैयारी में है और ईस्टर्न बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती भी बढ़ाने का फैसला हुआ है। नेटो के खिलाफ रूस की मजबूत किलेबंदी को लेकर खबर बड़ी है। नेटो से महायुद्ध रूस की तैयारी को लेकर यह खबर बड़ी है, जहां जानिए कि कैसे नेटो के खिलाफ जंग के लिए रूस की बड़ी तैयारी को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर रूस अपनी सेना का विस्तार कर रहा है। नेटो से जंग के लिए रूस मिसाइल प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है।
फिनलैंड से लगे बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती को बढ़ा रहा है। फिनलैंड बॉर्डर के करीब करेलिया में स्कैंडम मिसाइल सिस्टम की तैनाती को लेकर भी बड़ी खबर है। ईस्टर्न बॉर्डर पर रूस ने टैंक डिविजन्स की तैनाती की है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के हवाले से ये तमाम बड़े इनपुट मिल पा रहे हैं जिस आधार पर रूस की तैयारी को लेकर दावे किए गए हैं। वहीं यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य मदद, जहां यूक्रेन के लिए 61 अरब अमेरिकी डॉलर मंजूर। अमेरिकी संसद ने यूक्रेनी मदद को मंजूरी दी है और बाइडेन ने आगे भी यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया है। रूस के खिलाफ मदद जारी रहेगी, जो बाइडेन का बयान। Законопроект про допомогу Україні пройшов схвалення Палати представників. Тепер це офіційно. अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किस किस देश को कितनी मदद देने का ऐलान किया है, क्योंकि यहां देखिए 95 बिलियन डॉलर की अमेरिकी मदद को लेकर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां इजराइल जिसे 26 बिलियन डॉलर और यूक्रेन 61 बिलियन डॉलर। हालांकि ताइवान को 8 बिलियन डॉलर की मदद का ऐलान, और ये खबर बड़ी है, जहां देखिए अमेरिकी मदद के भरोसे ही किस तरीके से इजराइल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका उसे 26 बिलियन की मदद दे रहा है, और यूक्रेन जिस तरीके से इस मौजूदा जंग में बना हुआ है, अमेरिका की ये मदद आज के इस हालात में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं ताइवान भी हर हालात से निपटने के लिए अपनी हर स्तर पर तैयारी करता आया है और अमेरिका उसे 8 बिलियन की मदद दे रहा है। हैदराबाद का सियासी पारा गर्म है। ओवैसी के सामने माधवी लता है। हमारी सहयोगी सुमेरा खान ने ओवैसी और माधवी लता से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए अब आपको दिखाते हैं माधवी लता और ओवैसी की जुबानी जंग। माधवी लता जी सामने हैं आपके। माधवी लता जी को लेकर कोई नहीं, प्रेडिक्शन मेरे सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। अच्छा, मैं आप इधर थोड़ा मेरी इतना भी डिमीन मेरे सामने नहीं ठीक है, मगर हमारा मुकाबला अमित शाह, नरेंद्र मोदी से है और कांग्रेस के नेताओं से है, सबसे है। तो 4 जून के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपका? 4 जून को क्या है, क्या होगा संख्या को लेकर? 370 400 तक पहुंचेगा आंकड़ा? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं हाथ देखकर बता नहीं सकता। मेरे हाथ में जो मेहनत करने का तरीका है, मेरे हाथ में ताकत है, वो करूंगा मैं। ये तो देश की जनता तय करेगी। अभी तो चुनाव शुरू होगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैंने एक ही बात कहा प्रधानमंत्री जी से, मोदी भाई अब की बार हैदराबाद हमारा है। आपने उनके सामने भी कहा और ये आप लगातार दावा भी कर रही हैं और आप वोट भी बता रही हैं। आप ये बता रही हैं कि 1.5 लाख वोटों से जीतने वाली हैं आप। हाँ जी। तो ये जमीनी स्तर पर ऐसा होगा बिल्कुल या ये विश्वास है आपका कि आप ऐसा कर पाएंगे? जमीनी स्तर पर ही होगा, क्योंकि ऐसा बहुत 48% महिला वोट से पूरे हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में ऐसा एक भी महिला नहीं है जिसका फायदा AMIM से हुआ हो। ऐसा एक भी महिला नहीं है जिसके साथ यहाँ का कोई भी राज्य का प्रशासन ने ठहरा हो। हर वक्त क्यों स्त्री ही टारगेट हो जाती है, महिला ही को ही टारगेट क्यों किया जाता है? मैं उतना कि मैं भी बताती हूँ। उन सारे अनपढ़ महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को बताया जाता है कि आप जब मतदान देने जाते हो, वोट देने जाते हो, हमारे पास एक मोबाइल रहता है, हमको पता चल जाता है आप किसको वोट दे रहे हो। जमीनी स्तर पर ऐसा बोला जाता है उन लोगों ने। एक एक करके माधवी लता जो आरोप लगा रही हैं, 2-3 आरोपों का मैं चाहूंगी कि आप जरूर जवाब दें। वो सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं आप पर। एक ये कह रही हैं कि गरीबों का दर्द मैं समझती हूँ क्योंकि मैं गरीबी में पली हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैगुआर से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास हैं, महल में वो रहते हैं, वो गरीबों का दर्द क्या समझेंगे? ऐसा है ना कि उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मालूम। डिस्क्रिमिनेशन मालूम होता मुसलमान को, बैकवर्ड क्लास को और ST को। जो बड़े लोग होते हैं जिनको क्या बोलते तेलुगु में, पेद्दलू बोलते हैं, हाँ, दुर्रा बोलते, दुर्रलू पेद्दलू, उनको क्या मालूम होता डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन तो गरीबों को मालूम होता। हम जीते इनके साथ, मरते इनके, दुर्रलू है, पेद्दलू, उनको क्या मालूम? अब रहा सवाल कि भाई मैं कोई चमन में चलकर तो सियासत नहीं किया अब तक। मैं कई मरतबा जेल जा चुका हूँ, मुझ पर पुलिस ने हमला किया, मेरी गाड़ी पर गोलियाँ चली, तो ये सब हम देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं। अब बोले जा रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी पे पर्सनल अटैक करने का कायल नहीं हूँ, मगर हद तो ये हो गई कि मुझे कहा गया कि ISIS का मैं एजेंट हूँ। मैंने जो भारत की UAPA के शेड्यूल में उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप मुझे ISIS से जोड़ रहे हैं। अरे हमने ही तो ISIS के ख़िलाफ़ यहाँ पर कई मीटिंग्स किए। ISIS ने हमारे ख़िलाफ़ वीडियो जारी किया और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको निकलवाया वीडियो को, कहा गया कि ओवैसी तागूत है, तागूत का एजेंट है। तो अब
अगर कोई बोलता है तो लोग देख रहे हैं, उनके बोलने को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या है उर्दू का शेर के बके जा रहा हूँ जुनू में क्या क्या, खुदा ही जाने, खुदा ही खैर करे, तो बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं कौन से आइवरी टावर में रहती हूँ वो बाद में बताऊंगी उस मुद्दे के बारे में। तो ये साहब भी स्वयं एक किराए के घर में तो रहते ना, किराए के घर में रहने वाले असद जी आज 7 एकड़ के इतने बड़े मंजिल में कैसे आ गए उन्हें? तो किराए के घर से इतने पैसे कहाँ से आ गए उनके पास? जहाँ तक मुझे याद है असद जी तो कोई लॉयर का प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने, कोई पैसे नहीं कमाए। वैसे कमाए तो उनके दादाजी भी तो कमाना चाहिए था ना, तो फिर वो किराए के घर में थे ना ये लोग उस वक्त। तो किराए के घर से 7 एकड़ का जमीन कैसा आ गया उनको? वहां पे इतना बड़ा मुसलमानों का अंबानी जी कैसा बन गए इन्हों? तो पसमंदों के पसमंदी क्यों रह गए ये लोग? 40 सालों में कोई पसमंदा रह जाता है क्या? तो इसका मतलब है और 40 साल भी असदुद्दीन जी यहाँ पे राज्य करे ना, तब भी पसमंदा ही रह जाता है। अगर 10 साल में मोदी जी इतना तरक्की देश भर में दिखा सकते हैं, तो 40 साल वहीं पे रहकर एमपी बनकर असद जी क्यों तरक्की नहीं दिखा पाई है? ये बताइए तो सही। ये तो बहुत बड़ी बात है मुझे समझने में, क्योंकि उनके इतनी तो शायद मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस में, फिर भी कितना भी मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने दीजिए। अब ये तो और बड़ी होगी। अभी दूसरी बात बताती हूँ, मैं शादी करी और एक नॉर्मल मिडिल क्लास गरीब घर से मैं एक अमीर घर में गई, तो क्या आप भी से शादी कर पैसे ला लिए क्या? कहाँ से ला लिए तो फिर आप पैसे? मेरा तो आइवरी महल का रीजन है, EWSH के घर से आइवरी महल में गई क्योंकि शादी करी, मैं शादी हुआ। आपको कैसा आया भाई? आप मेरे घर पे क्यों जा रहे हैं? आप मुझसे मुकाबला करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी काबिल है, पीजी कर रही है मेडिसिन में, उसमें आपके गायनाकोलॉजी में पीजी कर रही है। अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जिसको बेटी मिलती हम लोग उसको ब्यूटीफुल बोलते। तो अब मैं कर रहा हूँ, अब उसमें आपको मेरे घर पे मैं अगर कुछ बोलना शुरू करूँ उनके बारे में, बहुत बोल सकता हूँ मैं, मगर जो भी कर रहा हूँ उन सामने है। मगर कम से कम मेरे को इलेक्ट्रल बॉन्ड तो नहीं मिला, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिला, जिसकी बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि हैदराबाद जो है ना सेंटर इलेक्ट्रल बॉन्ड का, सबको मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड। बीजेपी को 50 करोड़ का मिला, 5 करोड़ का गोश्त की कंपनी दी, हमको नहीं मिला। आपको क्यों नहीं मिला? अरे हमको नहीं मिल, वही तो हम बोल रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिला? ये लोग सब बिक गए, हम नहीं बिके। बिकने वालों को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलता है ना, जो नहीं बिकता है, खड़ा हुआ है गरीबों में, मजलूमों में, तो आपको फिक्र ही नहीं है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की दास्तान कौन सुनाएगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड की दास्तान भी तो हम अब बोलेंगे जनता में जाकर कि 6000 करोड़ के करीब बीजेपी को मिले, 1400 करोड़ करीब कांग्रेस को मिले, टीआरएस को मिले। अरे उर्दू में कहावत हैदराबादी दखनी ठेठ लहजे में कि चोरा चोरा मिलके गाँव बांट लिए, हमारे को लॉलीपॉप भी नहीं मिला। मैं ये पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ। जिस इस्लाम के ठेकेदार कहते अपने आप को, तो क्या उसी इस्लाम के रूल्स को ये फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब ये कहते हैं उस्मानी बिस्किट्स पर, ईरानी चाय पर पसमंदों को शादी करने के लिए जब ये सलाह मशवरा देते हैं, तो क्या ये पब्लिक की बात नहीं हुई? ये तो वो सलाह गलत है, क्या कम खर्चा करके शादी नहीं करनी चाहिए? तो सही बात है ना ये? तो जब ये सही बात है तो उनकी बेटी के लिए ये बात सही बात क्यों नहीं हुई है? और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां बिहार के कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह रैली को कर रहे हैं संबोधित। ये धारा 370 को लालू और कांग्रेस पार्टी 70 साल से बचाकर बैठी थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त किया, आतंकवाद पर नकेल कसी। एक कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया
उरी और पुलवामा के हमले के बाद 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षा देने का काम किया है और ये जो इंडी गठबंधन है वो फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। नीतीश बाबू ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है, घर घर में बिजली पहुंचाई है, वो लालटेन युग में फिर से ले जाना चाहते हैं और फिर से ओबीसी पर वो अत्याचार करना चाहते हैं। भाई और बहनों, मोदी जी के शासन में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुली है। 10 साल तक लगातार हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। 55 पेटेंट हर दिन रजिस्टर हुए हैं और गरीबों को हर रोज 1.5 लाख मुद्रा का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने न केवल देश को विकसित किया, मोदी जी ने बिहार को भी विकसित किया। मैं आज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और लालू जी को 10 साल तक आपकी सरकार थी, बिहार को क्या दिया? 10 साल में बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। अब 10 साल आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2,80,000 करोड़ कांग्रेस ने दिया था, मोदी जी ने 2,80,000 करोड़ बनाम 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया है। इसके अलावा 4 लाख करोड़ रुपया सड़क और पुल के लिए, 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए, 2,000 करोड़ एयरपोर्ट के उत्थान के लिए मोदी जी ने देने का काम किया है। और कटिहार में भी ढेर सारे काम हुए। 2500 करोड़ से 50 किलोमीटर लंबे नारायणपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण, 2 बड़े पुल, 2 फ्लाईओवर और 1 बाईपास इसमें शामिल है। 2,000 करोड़ से 22 किलोमीटर लंबे 4 लेन साहिबगंज मनियारी गगन पुल का निर्माण, नमामि गंगे योजना से 12 करोड़ रुपए से कटिहार जिले में मनिहारी में रिवर फ्रंट का निर्माण। और अब बात हमारे खास सेगमेंट हमारा नेता कैसा है की मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद 2024 की लड़ाई में काफी सक्रिय हैं और मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश ने ब्रिटेन से MBA की पढ़ाई पूरी की है। 28 साल के आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस पार्टी में बदलाव लाने की है जो एक समय में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी खिलाड़ी मानी जाती थी। ऐसे में BSP को 2024 में कितनी बड़ी कामयाबी दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी समीर अब्बास ने आकाश की चुनौतियों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उनसे की खास बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2024 के लोकसभा चुनावों की हलचल जोरों पर है और आज हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर मौजूद है एक खास शख्सियत। उनसे आपका तारुफ करा दें। आकाश आनंद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। आकाश, आजकल आप देख रहे होंगे क्योंकि आप खुद चुनावी रैलियों का हिस्सा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं और आपको उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद BSP में क्या पार्टी के जो सीनियर नेता थे उनमें किसी तरह का रोष तो नहीं हुआ? ऐसा कुछ नाराजगी का सामना तो आपको नहीं करना पड़ा? देखिए, बहन जी का ये डिसीजन कि अगर पार्टी में फैमिली से कोई आगे आएगा तो वो उनका नहीं था। एक्चुअली ये हमारे सीनियर लीडर्स थे जिन्होंने प्रपोज़ किया कि बहन जी ने पिछले 15 सालों में करीब 4 से 5 लोगों को मौका दिया था
सिखाने का, ग्रूम करने का, बट कहीं ना कहीं वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए। तो उसको ध्यान में रख के फिर सीनियर लीडर्स ने मैम को एडवाइस किया, प्रपोज़ किया कि अगर फैमिली से ही कोई आ जाए जिस पे आप भरोसा करते हो, तो उन्होंने फिर मेरे को आगे पुटअप किया। और रही बात परिवारवाद पे कि नरेंद्र मोदी जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बहुत वैसी नज़र से देखते हैं कि ख़राब है, गलत है, तो आई थिंक उन्हें अपने घर में पहले देखना चाहिए कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके बेटे कहाँ हैं, राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे कहाँ हैं, सीतारमन जी किसकी बेटी हैं। तो आई थिंक वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाला जो नैरेटिव है ना, वो अपने घर में भी पहले इवैल्यूएट करें, फिर दूसरी पार्टियों पे उंगली उठाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि बीएसपी चीफ मायावती जो हैं वो और ज़्यादा अग्रेसिवली हमें नज़र आएंगी, कम से कम बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए चुनावों में उनकी सक्रियता और बढ़ेगी, लेकिन हो इसके उलट रहा है। ऐसा क्यों? हर किसी के जहन में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप यूपी की जनता से पूछे तो वो बहन जी को पिछले 25-30 दिन से ग्राउंड रैलियों में, मीटिंगों में देख रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतनी रैलियां जितनी बहन जी ने अकेले की है वो इस गठबंधन ने मिलकर करी होगी अभी तक यूपी में। क्या आप मानते हैं कि जो बीएसपी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो खुलकर उस तरह से अपनी राय नहीं रख रहा है, लेकिन बीएसपी का जो 12 से 13% का वोट बैंक माना जाता है यूपी के अंदर, अगर खास तौर पर हम बात करें, वो आपके साथ इंटैक्ट है या फिर उसके छिटकने का इस बार बड़ा खतरा है? हमारा कोर वोटर अगर साइलेंट वोटर है, हाँ वो साइलेंट वोटर है। इनफैक्ट पिछले 2.5-3 साल से पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे वर्कर्स ऑन ग्राउंड गांव-गांव में मीटिंगें ले रहे हैं छोटी छोटी, और उसका असर अब हमें इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, चुनावी सभाओं में आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, विदेश से आप पढ़ाई करके आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि बीएसपी इस वक्त जिस कमज़ोर स्थिति से गुजर रही है उससे आप कैसे इसको उबारेंगे? आपका विजन क्या है? आकाश आनंद का विजन क्या है पार्टी के लिए? देखिए, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहन जी ने बहुत कैटेगरिकली क्लियरली डिफाइन कर रखा है। आई थिंक एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हैं, तो उसको इस बारी सुधारने का समय है। आई थिंक हम आने वाले समय में इस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एक थोड़े से चेक एंड बैलेंसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। आई एम श्योर आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ताकि कोई गलत ना करे। तो आई थिंक वो चेक्स एंड बैलेंसेस भी इस बारी क्रिएट करे जा रहे हैं। रही बात डिजिटली कनेक्ट होने की अपने वोटर्स से, अपने कार्यकर्ताओं से, तो उसके लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। हम एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, जिसके थ्रू हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर बहन जी तक बात पहुंचा पाएगा। वन साइडेड कम्युनिकेशन रहेगा जिसमें सब ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन अपवर्ड फ्लो करेगी, और ये एक थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस क्रिएट करेगा अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। इन चुनावों में बीएसपी के ऊपर ये जो टैग एक लगता हुआ नजर आ रहा है कि ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जानबूझकर जो कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का वोट काट सकें। तो ये जो वोट काटने वाली पार्टी का टैग लग रहा है या लगाया जा रहा है, इसका जवाब क्या है आपके पास? ये पहले तो ये ज़रा इनसे पूछें कि जो ये लोग बोलते हैं कि वोट काटने का टैग है, आपको क्या लगता है कि हमारा प्रत्याशी जो खड़ा है वो अपने आप में जीत नहीं सकता? अगर वो जीत सकता है तो वोट काट कौन रहा है? इंडिया का ब्लॉक काट रहा है या हमारा प्रत्याशी काट रहा है? हमें तो हर जगह ये देखने को मिलता है कि अगर कांग्रेस और सपा का उसी जाति से नहीं आता तो हमारा कैंडिडेट बीजेपी को टक्कर देके सीट निकाल लेता। चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र ज़रूरी है, वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का सामना करने के लिए आपको आगे किया गया है। आपने लोकसभा चुनाव प्रचार जब शुरू किए तो वो भी बिजनौर की नगीना सीट से किए जहां से वो लोकसभा उम्मीदवार हैं। कितनी बड़ी आप उनको चुनौती मानते हैं, या आपकी नज़र में वो आपके प्रतिद्वंदी हैं क्या? देखिए, पहली बात कि जिस कम्युनिटी से या जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल की पार्टी हैं, राइट। रही बात आज़ाद पार्टी की, तो वो अभी आई थिंक एक
प्रधान का चुनाव लड़के जीत जाए तो फिर बात करें कि हम किसी को चैलेंज माने भी नहीं माने। ये थोड़ा सा आई थिंक अनफेयर है आई थिंक मीडिया में कि जो इतने छोटे लेवल पे अभी है उसको एक नेशनल पार्टी से कंपेयर किया जाए। आई डोंट सी कि अगर कोई हिंदुत्व में बीजेपी में कोई अगर महाराष्ट्र में कोई उठ के आता है कि अब मैं हिंदू राज के कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा तो उसे मोदी जी से या अमित शाह जी से किसी से कंपेयर किया जाएगा। बट आई थिंक वो नैरेटिव वो जो कंपैरिजन मीडिया में इनका होता है हमारी पार्टी से, तो आई थिंक वो थोड़ा सा अनफेयर है। ये कंपैरिजन का आपने जो जिक्र किया कि ये बड़ा अनफेयर है, तो ये क्या इस वजह से नहीं है कि वो सरकार के विरोध में हर जगह बहुत मुखर होकर नजर आते हैं, एक जुझारूपन नजर आता है, हर जगह वो लड़ते हुए दिखते हैं? दिखावा तो अक्षय कुमार जी और क्या कहते हैं बाकी एक्टर भी करते हैं कि वो लड़ रहे हैं गुंडों से, बट कर क्या रहे, कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहे हैं ना। दे आर पेड फॉर बीइंग एक्टर्स, तो ही इज ऑल्सो बीइंग पेड फॉर बीइंग एन एक्टर। वो भी तो एक पेड एक्टर ही है कैमरा के सामने नाटक करने के लिए। तो चंद्रशेखर आजाद को आप एक अच्छा एक्टर मानते हैं? बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्या बात कर रहे हैं। चमचा युग नहीं सुना आपने? मानेवर साहब ने चमचा युग लिखी थी एक किताब, आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें अक्षय ये क्या कहते हैं चंद्रशेखर जैसे बहुत सारे एक्टर्स मिलेंगे आपको, और ये अभी के नहीं है, बहुत पुरानी लेगेसी है। अच्छा, मैं कहीं सुन रहा था आपका इंटरव्यू, आपने कहा कि सत्ता के लिए हम किसी भी पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं, सत्ता मिलनी चाहिए ताकि हम अपने लोगों का काम करा सकें, उनका उत्थान कर सकें, उनका विकास कर सकें। अगर ऐसा है तो फिर आप किसी गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं है? ना इंडिया गठबंधन का, ना एनडीए गठबंधन के। देखिए, हम जब अपने लोगों के बीच में खड़े होकर वोट मांगते हैं तो हम काम पे मांगते हैं, ताकि हमारे वोटर्स को कैटेगरिकली क्लियरली पता रहे कि हम क्या काम करने वाले हैं। हमारी जो थॉट प्रोसेस है और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो किसी और पार्टी से अभी अलाइन नहीं होता है। जिस थॉट प्रोसेस से इंडी ब्लॉक या इंडिया अलायंस जो चल रहा है, या वो बीजेपी या एनडीए अलायंस है, उसमें हमारा कोई मतलब पॉलिसी डिसीजन या पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं है, तो हम उस चीज़ को नकारते हुए अपने आप अकेले खड़े हुए हैं। तो सत्ता में शामिल होने का जहाँ तक जो आपका नज़रिया है, उसमें विचारधारा आड़े नहीं आती। बीजेपी को आप खुद सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, मायावती जी कहती हैं, कांग्रेस को लेकर तमाम उनकी नीतियों की आलोचना की जाती है, लेकिन जब अगर सत्ता की बात होगी तो उसमें विचारधारा आड़े नहीं आएगी। आप हम तब काम कर रहे होंगे ना, हम तो लीडरशिप पोजीशन में बैठेंगे, हम थोड़ी ना कोई पीछे से बैठ के कोई छोटा मोटा मंत्रालय लेके बैठ जाएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य पर अब आप काम कर रहे हैं? पूरा देश काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहा है, सपोर्टर वोटर काम कर रहा है, हम अकेले नहीं कर रहे। पूरा देश की हमने 1.5 करोड़ जनता इस चीज़ के लिए काम कर रही है। तो आप मानते हैं कि ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, और अगर बम्पर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनती है, तो ये खतरा आपको भी नजर आता है कि संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में रहेगा? बिल्कुल, खाली बीजेपी नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर फुल मेजॉरिटी के साथ आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। अच्छा, यूपी में योगी सरकार की बुलडोज़र पॉलिसी की बड़ी चर्चा हुई। एक और बीजेपी सरकार की योजना, एनडीए सरकार की योजना कि 80 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको राशन जो दिया जा रहा है, फ्री राशन, वो कंटिन्यू रहेगा। आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों का ग्राउंड पर एक बड़ा असर बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा क्या, जाता हुआ नज़र आ रहा है क्या? मैं तो पहले ये पूछूंगा कि ये जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उसका जो टैक्स पेयर्स हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है? 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के ये फ्री राशन बांटने में लगाया जा रही है ये सरकार, तो इनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? और आप 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देने की बात कर रहे हो, नौकरी देने की बात करी थी ना भाई। आप तो वो बोल के आए थे 2014 में कि हम हर साल इतनी करोड़ नौकरियां देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। कहाँ गया रोज़गार? अब आप फ्री राशन पे ले आए, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने इस भारत देश को? नरेंद्र मोदी के सामने कौन है, ये सवाल बार बार उठता है कि भाई एनडीए के पास तो नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, इतना बड़ा ब्रांड है, जिताऊ ब्रांड, सामने क्या है? देखिए, जिताऊ ब्रांड अपनी जगह है, वो ब्रांडिंग का काम है, एक्चुअली डिलीवरेबल्स नहीं है। और रही बात कि उनके खिलाफ कौन है, बहन जी खड़ी हैं। बहन जी ने अपने पिछले 2007 से 12 के टेन्योर में जितना एम्प्लॉयमेंट दिया वो आई थिंक नरेंद्र मोदी जी
एक सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और राजनीति में आपकी शुरुआत है, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।